All right. So in the last session, I have started with this chapter called as basic statistics. So in this chapter, we are going to learn कि analysis से पहले हम कुछ preliminary processing करते हैं अपने data की, and for that matter, we have to calculate some basic statistics, very simple statistics जो हमारे data को describe करते हैं, that characterize our data. So what actually is a statistic? Statistic is a numerical figure that describes the data, that give you some property of the data. जैसे मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया था, अगर हम पूरी क्लास के मार्क्स का एक मीन फिगर निकाल लेते हैं, that mean is what? That is one single figure, and that mean is called as statistic. वो एक सिंगल फिगर मुझे एक एवरेज बताती है सभी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स। So statistic is that numerical figure that could be one figure or a group of figures जो आपके डेटा को डिस्क्राइब करेंगे, जो आपके डेटा की किसी ना किसी प्रॉपर्टी को बताएंगे। So मैंने आपको कॉमन स्टैटिस्टिक बताए थे, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। So if I calculate the mean of marks of the entire class, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स उस फिगर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और if I calculate the standard deviation, standard deviation मतलब होता है कि जो वैल्यूज हैं, जो आप सबके मार्क्स हैं, वो मीन से कितने ज्यादा डेविएट करते हैं, कितने ज्यादा दूर या पास हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, तो दैट मीन्स आप सब स्टूडेंट्स के मार्क्स मीन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, क्लोज टू मीन। एंड if standard deviation is high, तो वो क्या डिपेक्ट करता है, दैट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरीड, वो बहुत दूर दूर हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द मीन। जैसे किसी के मार्क्स 50 है, किसी के 1000 है, किसी के 1500, सो किसी के 25 है। सो यू कैन सी जो मीन फिगर है वो तो सेंटर फिगर होगी। अगर लोएस्ट 25 है, मैक्सिमम 2000 है, तो मीन तो बीच वाली फिगर होगी। सो जो 25 की फिगर है वो 1000 फॉर एग्जांपल इज द मीन, तो कितनी ज्यादा दूर है उससे, 2000 वाली फिगर भी उतनी ज्यादा दूर है। So we can say here that the standard deviation, if it is high, that means the values they deviate highly from the mean. So आपको statistic एक ऐसी numerical figure है जो आपको अपने data के बारे में कोई ना कोई property बताएगा. That is called a statistic. So before actually calculating statistic, हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए. In the last session also I told you about cases and the variables. So I'm going to repeat them today. Cases क्या होते हैं? Like in the class, if I have 10 students and I'm collecting data for 10 students, these 10 are my cases. The number of participants in my data set, that is called as case. So जिसके बारे में आप information collect कर रहे हो, जो आपका sample है, जितनी आपकी sample में quantity है, that will be called as your case. If I'm collecting data for 50 students, so I will be having 50 cases. So उन 50 स्टूडेंट्स के लिए मैं जो डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, that is called as the variables. Variables are the characteristics of those cases. Okay? So if I have 50 students in my class, मैं हर एक स्टूडेंट के लिए I'm collecting the data of their roll numbers, their age, their email ID, and their phone number. So these four are what? These four are variables, because these four characteristics they are describing my cases. So variables क्या होते हैं? Variables मेरे केस को describe करते हैं. So जो डेटा मैं अपने केसेस के लिए कलेक्ट कर रही हूँ, उनको कहते हैं वेरिएबल्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटा आई नीड टू कलेक्ट फॉर सम कैंसर पेशेंट्स. तो जितने मेरे कैंसर पेशेंट्स होंगे एक हॉस्पिटल में, द नंबर ऑफ पेशेंट्स उतने नंबर ऑफ केसेस होंगे. देयर 10 पेशेंट्स, दैट मीन देयर 10 केसेस. हर एक पेशेंट के लिए आई एम कलेक्टिंग दीज पैरामीटर्स, और जो मैं उनके लिए डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, दीज विल बी माय वेरिएबल्स. और जब हम केसेस को और वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो हमारा डेटा सेट हो जाता है. सो इफ आई मेक एन एक्सेल फाइल, मैं एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाती हूँ, फर्स्ट 10 के, देन नेम का कॉलम के, देन एज का, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड रोल नंबर. सो जो मैं हर एक अपने 10 स्टूडेंट के लिए जो मैं उनकी सारी चीजें लिख दूंगी, वो जो एक एक्सेल फाइल बन जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज डेटा सेट. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस एंड वेरिएबल्स विल बी कॉल्ड एज डेटा सेट. मैं अपने हर एक केस की हर एक वेरिएबल जब लिख दूंगी एक फाइल में, दैट एंटायर फाइल विल बी कॉल्ड एज डेटा. तो यूजुअली हम एक्सेल फाइल के साथ ही वर्क करते हैं. डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन एक्सेल फाइल. Okay, so as I told you in the previous example, the patients they will be called as the cases, and उन patients की जो characteristics आप उनका डेटा कलेक्ट करोगे, जो उनके फीचर्स जो मैंने बताए वो सब कलेक्ट करोगे, that will be called as variables. अब now cases
doesn't necessarily mean one single person. Case can be a group. One group can be one case. जैसे मैं अपनी क्लास में मैंने I have 50 students, तो मैंने 5 की टीम बनाई हुई है, तो मैंने 10 टीम्स बनाई हुई है, 10 teams of 5 students each. Now I am evaluating the performance of a team. Now here one team will be considered as one case. One student will not be considered as one case. I have 50 students in my class, but I am evaluating the performance of the teams. When you 50 students में कि 5 student each की 10 teams बना दी और मैं टीम की परफॉर्मेंस वैल्यू करूँ, तो now here the case will be one team, not one student. की केस एक सिंगल स्टूडेंट ही हो सकता है, could be with a group. So one group or one team could be here called as one case. So डिपेंड करेगा कि आपका मतलब different situations में या आपका, जैसे अगर मैं स्टूडेंट पे वर्क करूँ तो one student will be my case. If I'm working on teams, so one team will be my case. So that depends upon different situations. So cases can be an individual person also, or it can be a team of persons also. Even one single company can be a case. अगर मैं 10 companies के ऊपर work कर रही हूँ, so one company will be my one case, right? So case क्या होगा? It may mean different things. It may mean one single person. It may mean one group of persons, or it may mean any company or any other organization. It depending upon कि आप किसके ऊपर work कर रहे हैं. So clear with the terms of cases, variables, and data set. Okay. Now before going ahead, we must know cases. तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप के हो सकते हैं. Cases could be of any different type. One single individual, group of individuals, a single company, a group of companies. It could be any depending upon the circumstances. Now, what could be the different types of variables? Variables के ऊपर काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो variable कैसे change होता है. How it changes its value. So on the basis of that, variables could be of two types: numeric and categorical. Categorical होते हैं qualitative, numeric होते हैं quantitative. So we have categorical, कहते हैं qualitative, and numeric, these are quantitative. Under categorical, we have further two types: ordinal and nominal. कभी पढ़ा इसके बारे में? अभी नहीं पढ़ा हो? मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो आप इस सेमेस्टर में? इसमें भी आप पढ़ोगे. Under numeric, we have continuous and with the help of examples, I'm going to tell you today what are these four different types. First of all, we'll start with the categorical. So categorical variables means qualitative. Categorical or qualitative, they are same. So पहली category जो ऊपर लिखी है, that is categorical or qualitative. पहले हम ये पढ़ेंगे. So categorical variables, they are qualitative and they can be of two types: ordinal and nominal. So let's start with the nominal first of all. Nominal मतलब nominal का word कहाँ से conceive हुआ है? From name. Name से ये word बना है nominal. So ऐसा variable जिसको आपने कुछ name के through उसको define किया है, जैसे male और female. आप कभी कोई form भरते हो उसमें gender can be classified as male or female. ठीक है? So जो है categories, they have been defined with the help of names, male and female. Or if I say you have to answer in yes or no, तो आपको उनमें से एक ही click करना पड़ता है. Okay? So in nominal variable, you can click only one basically. Okay? And they are defined by the name. They are defined by the qualitative name. So यहाँ पे number तो नहीं है. They have been defined, the male and female, they have been defined in the terms of name, words, not in the terms of number. So they are called as nominal variables. So gender, like male or female, or yes or no answers, these are kind of nominal variables where there is no ranking. Ranking नहीं है कि ये नहीं हम कहेंगे कि female वाला 1 number है या male वाले को 2 number है, कम number है, किसी को ज़्यादा number है. There is no ranking. Both of them have same importance. Similarly, yes or no, though both of them might have same importance. If I say that you belong to this state, you will either answer in yes or no. Okay, so both of them have same importance. ऐसा नहीं है कि अगर आप yes करोगे तो ज़्यादा उसकी importance है, उसके ज़्यादा marks हैं, no के कम marks. So there is no ranking. It is just defined by the name, defined by the qualitative characteristics. So such kind of variables are nominal variables. Okay.
if I say आपकी कंपनी डाइवर्सिफाइड है या नॉन डाइवर्सिफाइड, आप उनमें एक पे क्लिक करोगे डाइवर्सिफाइड या फिर नॉन डाइवर्सिफाइड। तो जब मैं अपने वेरिएबल को ऐसे क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करती हूँ थ्रू डिफरेंट नेम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल वेरिएबल एंड सच नेम्स हैव नो रैंकिंग ऑर्डर, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो नॉमिनल वेरिएबल जिसकी दो ऑप्शंस होती हैं सिर्फ, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस। जिसके सिर्फ जैसे मेल फीमेल, जेंडर कैन हैव ओनली टू ऑप्शंस, मेल फीमेल, okay, so that some yes or no वाला आंसर, that has only two options, yes or no. So ऐसा क्वेश्चन जिसके सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, which can have only two values, that is called as dichotomous. So ऐसा nominal variable which can assume only two values, either yes or no or male or female, such kind of values, that is called as dichotomous variable. Di मतलब होता है two. So a variable which can have only two values, that is dichotomous variable. Okay. So the first one is nominal. Second is ordinal. Ordinal has been derived from the word order. Okay. So मतलब एक order दिया जाएगा आपको, आपने उस order में अगर आप, if I say good, I can say very good, good and bad and very bad. Okay. So मतलब मैं एक order दे रही हूँ, पहले आप मैं आपको दे रही हूँ वेरी गुड, देन गुड, देन बैड, देन वेरी बैड. सो देयर इज एन ऑर्डर इन दिस 1 2 3 4, मतलब प्रॉपर ऑर्डर दे रही हूँ. सच काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल वेरिएबल्स, जहाँ पे आई हैव अ रैंकिंग ऑर्डर. यहाँ पे भी मैं इनको नेम से डिफाइन कर रही हूँ. आई एम डिफाइनिंग देम बाय नेम. जैसे गुड, वेरी गुड, दैट इज क्वालिटेटिव, दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट मेरे जो उसमें आंसर्स में एक ऑर्डर है, देयर इज अ रैंकिंग ऑर्डर. Is if I ask you, are you satisfied with this product? पहले मैं कहती हूँ highly satisfied, then I say satisfied, then neutral, then not satisfied. Okay, so here also मैं उनको name से define कर रही हूँ, जैसे nominal में कर रही थी. I'm not giving any number to my variables. I'm defining them with the name in the qualitative manner, but I'm giving the ranking order in this case. Okay, first of all of them are not equally important. All of them don't have equal importance. So I have dissatisfied, then neutral, then satisfied. Yeah, very good, bad, or very bad. So I can, when I have such kind of options, which have some ranking order, that is called as ordinal. Okay. So दोनों में फर्क क्या है? दोनों को ही हम नेम से डिफाइन कर रहे हैं. कैटेगरीज, वेरिएबल्स की जो कैटेगरीज हैं, they are defined qualitatively. नंबर की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उनको वर्ड्स की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं. बट नॉमिनल में there is no ranking order, but in case of ordinal there is a ranking order. As it's been written in highest paid, average paid, lowest paid. It has an order that increases or decreases. So here I can have an example. I can say one time of stationery, pen, pencil, or eraser. Example, I'm just finding them by name, but there is no order. No equaling is not important, and not important is. Or what kind of pen you have. If I ask how long you have. Also, they are equally important. There is no order. So such kind of are normal. If ordinal would be, I'm also defining them by names like excellent, good, and bad, but it has an order. Order is like this. The order is order. So there is an order in this case. If I say what was your experience, excellent, good, or bad, the order state has to be good. Such kind of variables are order. तो समझ आ गया? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव, उसमें मेरी वेरिएबल्स की वैल्यू क्वालिटेटिव होती है, नंबर की टर्म में नहीं होती. एंड बट इसमें आई हैव ऑर्डिनल एंड नॉमिनल. इन नॉमिनल आई जस्ट हैव नेम्स व्हिच हैव नो रैंकिंग ऑर्डर, बट इन ऑर्डिनल आई हैव डिफाइंड देम विद द नेम्स, बट दैट हैज अ रैंकिंग ऑर्डर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स, जिनको मैं कहती हूँ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिनकी वैल्यू नंबर की टर्म्स में होगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और नेम्स, बट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स. So such numeric variables are further of two types, continuous, या फिर जिसका नाम है रेशियो. सबको नाम याद होने चाहिए. कंटिन्यूस को रेशियो भी कहते हैं. कंटिन्यूस वेरिएबल या फिर रेशियो वेरिएबल. सेकंड इज डिस्क्रीट और इंटरवल वेरिएबल.
पहला है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो दो वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू गेन कर सकता है। इट कैन हैव एनी वैल्यू इवन इन पॉइंट्स। So such a variable which can have any value in between two intervals, okay, that is called as a continuous variable. Okay. So for example, the height of the patient, किसी की 165.7 हो सकती है, किसी की 170.2 हो सकती है, ठीक है. So it can be in any points or any numbers. Okay. Or if I talk about the weight, किसी का 52 हो सकता है, 45 हो सकता है, 75 हो सकता है, 63 हो सकता है. Yes, so it can have points में भी हो सकता है, 63.8. So it can have any values in between two intervals. That is called as a continuous variable. So if I ask about what is your weight or what is your height, okay, that is called as a continuous variable or a ratio variable. So that means which can have any value, either in points. That is called as quantitative. Continuous variable. Second is discrete variable या फिर जिसको कहते हैं interval variable. So this is that variable which can have only specific set of values. कि दो intervals के बीच में उनकी वही value हो सकती है. जैसे मैंने पीछे आपको कैंसर पेशेंट्स का डेटा दिखाया था, उसमें one of the variable was uniformity of cell size that can only be between 1 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.5 नहीं हो सकता, 5.2 नहीं हो सकता. It can only have these 10 values, 1 से लेके 10, not in points. ऐसे ही जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेल्सियस और फारेनहाइट. सो कभी पॉइंट्स में नहीं होता, दैट इज ऑलवेज इन होल नंबर्स. और कुछ दो रेंज के बीच में होता है. सो इंटरवल या डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकता है दो इंटरवल के बीच में. ये नहीं कि वो कोई भी वैल्यू ले पाए. जिसमें आपको ये सेल साइज बताया, सेल साइज कैन ओनली बी बिटवीन 1 to 10. 5 से लेके 10 तक वैल्यूज होंगी. 1.5 नहीं हो सकती, होल नंबर्स में होंगी. होल नंबर मतलब कंप्लीट 1, 1.5 नहीं होगी. जैसे शू साइज, अगर आप देखते हो किन ब्रांच में शू साइज होता है, शू साइज जैसे होते हैं ना 5, 6, 37, 38, 39. सो यू कैन हैव ओनली दोस वैल्यूज. तो दो लिमिट के बीच में होती है. 35 से शुरू होता है साइज, इट कैन रेंज टू 43. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43. So इन्हीं रेंज के बीच में यही वैल्यूज होंगी. कई ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं पॉइंट्स में भी, ठीक है. अगर 5.5 है, जैसे 5 साइज है, 5.5 है, 5.2 नहीं होगा या 5.3 नहीं होगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता. वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है वही ले सकता है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल. तो दोनों को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं बिकॉज दोनों को हम में नंबर्स की टर्म्स में मेजर करते हैं, नेम्स की टर्म्स में, इसलिए दोनों को क्वांटिटेटिव कहते हैं. दोनों में फर्क क्या है? कंटीन्यूअस वेरिएबल जो है दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन टू इंटरवल्स लाइक योर height or your weight. Okay? Whereas discrete variable it can have only specific values in between two intervals. दो intervals के बीच में कुछ specific values ही वो ले पाए, या उस interval से बाहर भी नहीं और उस इंटरवल के बीच में भी जो कुछ होल वैल्यूज हैं वही स्पेसिफिक वैल्यूज को गेन कर पाए. दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल. सो एग्जांपल आई हैव गिवन यू फॉर द सेल साइज और शू साइज, ओके, और फॉर द टेम्परेचर. So here also examples are given for the discrete and continuous. In the discrete variable, a number of pages in a book. After 1 to start with that 300 pages के book है. 350 is number हो नहीं सकता because book is 300. ठीक है, and also 1.5 पेज नहीं होता है. 1 के बाद 2 ही होता है. Number of pages in a book is a discrete variable. Then shoe size as a total, that is also discrete variable. You can only take specific values in between. Then number of people in the race. They can only be 1 people, 2 people, or 10 people. They cannot be 1.5 people. Okay. So these are the discrete variables. Then continuous variable. Continuous variable which can take any value, even in points. Discrete में points में value. Length of film. एक movie 2 hours 52 minutes की हो सकती है. 3 hours 15 minutes की हो सकती है. 15 minutes 20 seconds की हो सकती है. You can have any time value. That is the continuous variable. Then temperature. Temperature वैसे इसको कई थोड़ा सा है, कई बार इसको डिस्क्रीट में कह दिया जाता है, कई बार इसको continuous.
डिपेंडिंग अपॉन उसकी मेजरमेंट इसमें सेल्सियस में टाइम टेकन टू रन a race, time calculate हो रहा है, that is also so high low पे that they are the continuous variables because they can take values of the points. Difference clear है? All four types of variables: ordinal, nominal, continuous, and discrete. Now, as I told you, डेटा सेट में आपको पहले भी बताया था, डेटा सेट को अलग तरीके से कहते थे डेटा मैट्रिक्स. आपने कई बार क्यूटी पढ़ा आपने, उसमें हमने मैट्रिक्स बनाए होते हैं ना कि कॉलम्स में डेटा होता है, रोज में डेटा होता है, जब उसको इकट्ठा करते हैं तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स. सो ऐसे ही आपकी रोज में क्या डेटा होगा, आपके केसेस. इट्स ऑलवेज थिंक कि आपके रोज में आपके केसेस होते हैं और आपके कॉलम्स में आपके वेरिएबल्स होते हैं. सो जब केसेस और वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज डेटा मैट्रिक्स, और अल्टरनेटिवली वी कैन कॉल इट एज डेटा सेट. टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स में उसको डेटा मैट्रिक्स कहते हैं. सो डेटा मैट्रिक्स क्या है? द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केसेस एंड वेरिएबल्स. केसेस का डेटा आप रोज में लिखोगे, वेरिएबल्स का डेटा आप कॉलम्स में लिखोगे. दैट टुगेदर इज कॉल्ड एज द डेटा सेट और डेटा मैट्रिक्स. So data matrix may contain a number of cases, hundreds or thousands or lakhs of cases, depending upon कितने cases पे work कर रहे हैं. So this is the typical data set. As you can see, the cases are case number 1. और जो ये अलग अलग कॉलम है, हर एक कॉलम में उस केस के वेरिएबल्स. So if I write for example student 1 students की यहाँ पर ये सभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखती हूँ, इस वे की कॉलम से. So वेरिएबल्स कॉलम्स में लिखते हैं हम, केसेस हम रोज में. And this entire tabular representation is called as data matrix. Okay. Now, अब डेटा हमने बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है. अब टर्न आएगी उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगाने. अब स्टैटिस्टिक लगाने से भी पहले एक और मैं काम करूंगी. आई विल कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल्स. फ्रीक्वेंसी टेबल्स में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डेटा को समराइज करती हूँ. आई गेट अ समरी फिगर फॉर माय डेटा. सो अपने डेटा को समराइज करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाती हूँ. इफ आई से कि मेरी क्लास में, मैंने क्लास में ओपिनियन लिया दैट वेदर यू आर फ्रॉम दिस स्टेट और अदर स्टेट. कईयों ने किया यस, कईयों ने किया नो. तो कितनों ने यस किया और कितनों ने नो किया? लाइक आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 6 ने यस किया, मतलब 60% आर फ्रॉम दिस स्टेट, रिमेनिंग 40% फ्रॉम द अदर स्टेट. दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. व्हेन आई गिव अ समरी फिगर फॉर माय डेटा, मैंने डेटा को कुछ समराइज कर देती हूँ. सो मैंने 10 स्टूडेंट से सर्वे किया, उनमें से 6 स्टूडेंट इस स्टेट के हैं, 4 स्टूडेंट दूसरी स्टेट के हैं. सो मैंने एक समरी फिगर में बता दिया था 60% ऑफ माय क्लास इज फ्रॉम दिस स्टेट, 40% इज फ्रॉम द अदर स्टेट. सो इन दिस वे आई एम समराइजिंग माय डेटा. सो इन ऑर्डर टू समराइज द डेटा आई कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी टेबल्स. सो फ्रीक्वेंसी टेबल्स हमें बताता है कि मेरा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेरिएबल्स. So my student are my cases, और जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे that was my variable. So with किसी भी एक वेरिएबल के बेसिस में मैं फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट कर सकती हूँ. So like इस तरीके से मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट किया. Like this was the class, there were 3 classes. इस क्लास में 2 students. I can calculate the percentage. How to verify total package. Frequency calculation after this class, 25% of my entire data, entire cases are from this class, 38% from this 30. So what is this? I am summarizing my. I can also calculate cumulative percentage. Cumulative होती है पहली तो यही रहती है, दूसरी में इसको ऐड कर दिया, तीसरी में इसको ऐड कर दिया, तो cumulative हो जाती है. कि हर स्टेप पे आप परसेंटेज ऐड करते रहते हैं. तो
cumulative का total एक वाला हमेशा आते हैं, पहले 25, दूसरे में 25 plus 38, तीसरे में 63 plus 38. So ये मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करके क्या किया, मेरे डेटा की समरी को समराइज किया. So before calculating the statistic, I will have the frequency table that will summarize the data and give some reflection on the characteristics. Right? So today we have talked about the cases, variables, data set, types of variables, and frequency. Any doubt over here? Yes, for those who are online, any doubt? मुझे बच्चे किसी की अटेंडेंस